एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। देखो लाखों बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं, ठीक है। तो बहुत तादाद में ये जो फॉर्म है ये रिजेक्ट भी होते हैं। मैं जो जो चीज़ें बताऊंगी सारी चीज़ें एकदम एज इट इज़ करना, ताकि आप फॉर्म में वो गलती ना करो जो बाकी सारे स्टूडेंट से होती है और फॉर्म रिजेक्ट होते हैं उनके, ठीक है। तो मेरा इस पूरे वीडियो को देखो और इस वीडियो को देखने के बाद ही अपना फॉर्म भरो। मैं एंड में आपको ये भी बताऊंगी कि तैयारी हम कैसे करेंगे। तो सारी चीज़ें हम करने वाले हैं अपने इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप rrbapply.gov.in इस वेबसाइट को खोलो। मैं एक एक स्टेप बताऊंगी, बस आप सुनते रहो और फिर एज इट इज़ इसको भर देना, ठीक। हमने वेबसाइट खोल ली। अब वेबसाइट खोली तो इस तरीके का आपके पास विंडो बन के आ जाएगी। इसमें जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है सारी भरो, जैसे इंडिया हो गई, नेशनैलिटी, अपना नाम भरो। मैंने प्रॉपर एक फॉर्म भरा है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं ये फॉर्म फिलिंग करा रही हूँ। कभी भी मैं कोई फॉर्म फिलिंग कराती हूँ तो सबसे पहले तो फॉर्म को मैं खुद भरती हूँ, है ना, ताकि जो भी गलतियाँ आप फेस करोगे वो मुझे पहले से पता चल जाएं, ठीक। तो देखो आपने अपना नाम भर दिया, हैव यू चेंज योर नेम, नो। फिर डेट ऑफ बर्थ भर दी, जेंडर भर दिया, पापा का नाम, मम्मी का नाम, ये सारी डिटेल्स आपने भर दी। रीटाइप मतलब एक बार आप यहाँ पे टाइप करोगे, दूसरी बार दोबारा से करोगे रीचेक करने के लिए, ठीक। सिंपल सी चीज़ थी, भर दी। फिर क्या हुआ, जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है, आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पे डालोगे, वेरीफाई करोगे आधार कार्ड को। फिर आप अपना ईमेल एड्रेस डालोगे। याद रखना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ज़रूर सही डालना, अपना डालना, ऐसा डालना जो चेंज ना होने वाला हो, ठीक है। ऐसा डालना जो एग्जिस्टिंग हो। तो ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर डाल देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कैसे वेरीफाई होगा, जो भी आपने ईमेल एड्रेस डाला है उसके ऊपर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे भरना होगा, ठीक। फिर आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला है, मोबाइल नंबर आप दोबारा पे ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पे भरना होगा। तो ये सारी चीज़ें करनी होंगी। ये आप जैसे ही करोगे आपके सामने आपसे पूछेगा कि एक पासवर्ड बनाओ। पासवर्ड आप कुछ भी नहीं बना सकते हो। पासवर्ड आप ऐसा बनाओ जिस पासवर्ड में कैपिटल लेटर भी आए, स्मॉल लेटर भी आए, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आए, नंबर्स भी आए, सब कुछ आए। जैसे कि जिस बच्चे का ये फॉर्म है उसका नाम दीपक है, तो इसका हम सपोज हम पासवर्ड कैसे रखेंगे, डी हमने कैपिटल रख दिया, ठीक है, दीपक। फिर हमने एक साइन लगा दिया @, फिर हमने 123 कर दिया। तो दीपक @123 एक ऐसा पासवर्ड है जिसमें कैपिटल लेटर भी आ रहा है, स्मॉल लेटर भी आ रहा है, फिर @ का मतलब है स्पेशल कैरेक्टर भी आ रहा है, और नंबर का मतलब है 123 भी आ रहा है। तो ये चारों चीज़ें जब तक आपके पासवर्ड में नहीं होगी तब तक आपका पासवर्ड वेरीफाई नहीं होगा, ठीक। तो सोच समझ के पासवर्ड बनाइएगा। फिर जो पासवर्ड आपने यहाँ पे लिखा है दोबारा से उस पासवर्ड को यहाँ पे लिखो, कंफर्म पासवर्ड करिए। कैप्चा आपको दिया गया है, एंटर द कैप्चा करो जो भी लिखा होगा। ये काम करने पे आपका ये स्टेप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरी की पूरी डिटेल्स आपके सामने लिख के आ जाएंगी, ठीक है। आपको पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पे दिख रही हैं, इसको हम हाइड कर देते हैं। तो सारी की सारी डिटेल्स जो आपको दिख रही हैं, आप अपनी डिटेल को मैच करना, ठीक है। अपनी डिटेल को जब आप मैच करोगे और अगर आपको लग रही है कि सारी डिटेल सही है, बस आप क्रिएट एन अकाउंट कर दोगे। अगर आपको लग रहा है अरे नहीं नहीं मेरे तो नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, पापा के नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, तो उस केस में आप यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन भी आपको देता है। देखिए आप एडिट में जाके एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। अगर अगर गलती से कुछ गलत हो गया तो, गलत नहीं हुआ है तो क्रिएट एन अकाउंट पे आप क्लिक कर दो, आपका अकाउंट बन जाएगा। अभी क्या हुआ है, अभी फॉर्म भरना नहीं शुरू हुआ है, अभी बस आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, ठीक। अब रजिस्ट्रेशन आपका, आपके पास क्या क्या है, आपके पास पासवर्ड है जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया था, और साथ ही साथ आपके पास मोबाइल नंबर भी है जो आप वेरीफाई कर चुके हो। अब इन दोनों चीज़ों के साथ साथ आप यहाँ पे दोबारा से लॉगिन करोगे, ठीक है। मतलब दोबारा से वेबसाइट पे जाओगे, अभी आपने रजिस्टर किया है, अब आप क्रिएट अकाउंट आपका हो चुका है, तो अब आप अकाउंट क्रिएट नहीं करोगे, अकाउंट आपका क्रिएट हो चुका है, आपके पास पासवर्ड हो चुका है, आपके पास नंबर आ चुका है। अब आप लॉगिन करोगे। लॉगिन कैसे करेंगे, सिंपल सा मेथड है, फ़ोन नंबर डालो और जो पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड डालो। अच्छा, फ़ोन नंबर और पासवर्ड कहीं स्क्रीनशॉट लेके सेव भी कर लेना, क्योंकि ये आखिरी तक काम आएगा, ठीक है। ये गलती बहुत बच्चे कर देते हैं कि मिस हो जाता है उनसे, मिस मत होने देना। उसके बाद ये जो भी नंबर लिखा है इसको आप यहाँ पे एंटर द कैप्चा करो, लॉगिन करो। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके सामने ये स्क्रीन बन के आ जाएगी।
ये सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हैं, सब कुछ अच्छे से पढ़ लो कि भाई आपका एग्ज़ाम 13 रीजनल लैंग्वेज में होगा। इंग्लिश, हिंदी, असमीज़, बंगाली, गुजराती, आपको जिस भी लैंग्वेज में पेपर देना है उसको सेलेक्ट करना ध्यान से, ठीक। एग्जामिनेशन फीस जब तक सबमिट नहीं होगी तब तक आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ठीक। ये सारे पॉइंट्स पढ़िए, ठीक है जी। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर दिया हमने। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक किया हमारे सामने फिर से एक ऐसी स्क्रीन बन के आ गई। दिखा आप सभी लोगों को, एक ऐसी स्क्रीन हमारे सामने बन के आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे देख लिया, देखो भाई हमारा फॉर्म 14 से शुरू हो रहा है और क्लोजिंग डेट हमारे फॉर्म की 13 है। 13 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जा सकता है, ठीक है। लेकिन आप मेरी बात समझो, लाखों बच्चे फॉर्म को भरते हैं, आखिरी में सर्वर डाउन होता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो शुरू में ही हमेशा फॉर्म को भर देना चाहिए, ठीक है। चलो, आप पोस्ट अप्लाई कर रहे हो आरआरबी के लिए, आरआरबी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आप इसको तुरंत क्या करोगे, जल्दी से आप इसको यहाँ पे यहाँ पे लिखोगे यस आई एम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट और फिर नेक्स्ट कर दोगे, ठीक। इतना यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी लोगों को, आप अप्लाई कर रहे हो। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है, सेलेक्ट द आरआरबी फॉर विच यू विश टू अप्लाई। मतलब कि आप कौन से आरआरबी के लिए अप्लाई करना चाहते हो। जैसे जिस बच्चे का फॉर्म मैंने भरवाया है वो प्रयागराज के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसने प्रयागराज यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ये सबसे ज़्यादा अहम स्टेप है, मार्क कर लो, पॉइंट बना लो यहाँ पे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। तो प्रयागराज आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, कर लिया। जो भी आप जिस मतलब प्रयागराज नहीं, आप जिस भी आरआरबी के लिए अप्लाई कर रहे हो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद जब आप नेक्स्ट करोगे तो देखना यहाँ पे ऊपर लिख के आ जाएगा जिस भी आरआरबी के लिए आपने अप्लाई किया है। जैसे इस बच्चे ने प्रयागराज के लिए किया है तो प्रयागराज लिख के आ गया, ठीक। फिर क्या होगा, फिर लिख के आ गया है आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है आधार कार्ड की मदद से, आपकी पर्सनल डिटेल्स जो आपने भरी थी वो सारी पर्सनल डिटेल यहाँ पे लिख के आ जाएगी। आप कहोगे ओके जी यहाँ तक बन चुका है। फिर आप नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करोगे और भी ज़्यादा एडिशनल डिटेल में। अभी क्या हुआ है, अभी आपकी पर्सनल डिटेल भरी गई है, देखो ये वाला कॉलम डार्क हो गया है। अब आप अदर डिटेल्स पे आओगे। अदर डिटेल्स मतलब ये आप मैरिड हो कि अनमैरिड हो, आपका रिलीजन क्या है, मदर टंग क्या है। अच्छा, ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं, परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई निशान होगा ना। जैसे ये देखो मेरी लिप्स के ऊपर तिल है, किसी की बाई हाथ में निशान होता है, इस बच्चे के राइट हैंड की जो अनामिका फिंगर है उस पर कट है। तो जो भी आपकी बॉडी में निशान है आप उसको यहाँ पे एक लिख दो। दो पूछा जाता है लेकिन अगर आप एक भी लिखोगे तो चलेगा। ये देखो एस्ट्रिक यहाँ पे बना है, एस्ट्रिक का मतलब होता है कि ये वाला भरना ज़रूरी है, दूसरा वाला अगर आप नहीं भी भरोगे तो भी चलेगा, ठीक। फिर आ जाता है कम्युनिटी, आप किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, SC ST OBC जनरल, आप वो यहाँ पे भर दोगे, ठीक। अच्छा यहाँ है, अगर किसी ने OBC भरा तो नीचे पूछा जाता है डू यू कम अंडर OBC नॉन क्रीमी लेयर। इसका मतलब क्या होता है, OBC है कोई और उसके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, क्रीमी लेयर में वो आ रहा है, समझो मेरी बात। तो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर इसको बोलते हैं। जैसे हम OBC हैं, हम नॉर्मल OBC हैं, हम क्रीमी लेयर में नहीं है, हमने मार्क कर दिया, ठीक है भाई, हम नो यहाँ पे मार्क कर देंगे। अब बारी आती है परमानेंट एड्रेस भरने की। तो सबसे पहले प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस के बीच का फर्क समझो। जैसे कुछ बच्चे होते हैं सपोज दिल्ली में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका प्रेजेंट एड्रेस तो वो हो गया जहाँ पे वो रह के पढ़ाई कर रहे हैं, परमानेंट एड्रेस हो गया वो जहाँ पे उनके मम्मी पापा जहाँ पे वो बचपन से रहे हैं, ठीक है। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम होता है, तो कोई बात नहीं, आप सेम भर दो, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका दोनों सेम है तो आप यहाँ टिक कर दो, अपने आप जो आप यहाँ भरोगे वो अपने आप यहाँ भर जाएगा, ठीक। फिर आप इसको सेव करोगे और सेव करके फिर से नेक्स्ट कर लोगे, ठीक। चलो जी, आपका पर्सनल डिटेल्स भर चुका है, अदर डिटेल्स, अभी हम अदर डिटेल्स पे ही हैं, ठीक है। एक्स सर्विसमैन है नहीं है। फिर अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करना इसको, मतलब भी समझाऊंगी अभी मैं आपको इसका। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भाई तुम अपना अकाउंट नंबर भरो, अकाउंट नंबर भरो, IFSC कोड भरो, अपने बैंक अकाउंट का नाम भरो, बैंक का एड्रेस भरो। आप सोच रहे होगे आज तक किसी फॉर्म में हमसे अकाउंट नंबर नहीं मांगा गया, इसमें क्यों मांगा गया है। इसमें इसलिए मांगा गया है अकाउंट नंबर क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि सपोज फॉर्म की फीस जो है जनरल के लिए, OBC के लिए और EWS के लिए 500 रुपये फीस है, SC ST PH कैटेगरी के लिए 250 फीस है, और फीमेल चाहे किसी भी कैटेगरी की फीमेल है उनकी भी 250 फीस है। तो ये तो आपकी फीस पड़ती है फॉर्म भरने के समय।
लेकिन अगर आप बहुत से बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं लेकिन देने नहीं जाते हैं। सरकार चाह रही है कि आप फॉर्म भरो और एग्ज़ाम देने भी आओ। तो उसके लिए क्या कर रहे रेलवे में क्या होता है कि अगर आप स्टेज 1 के लिए अपीयर कर गए हो, तो यहाँ पे जो आपने अपना अकाउंट नंबर भरा है ना, उसमें आपके रुपए वापस आ जाते हैं। 500 रुपए जो जनरल कैटेगरी के बच्चे ने 500 रुपए दिए थे, आपके अकाउंट में 400 अपने आप वापस आ जाता है। मतलब आपका फॉर्म सिर्फ 100 रुपए का पड़ता है। और जो एससी एसटी और अदर कैटेगरी वाले बच्चे हैं, उनका फॉर्म 250 का था, उनके अकाउंट में तो पूरे 250 ही आ जाते हैं। मतलब फीमेल्स के लिए और एससी एसटी के लिए ये फॉर्म फ्री पड़ता है, लेकिन शुरू में आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि यहाँ पे जो भी आप अकाउंट नंबर भरना, वो ऐसा भरना कि वो सही हो, ताकि आपके अकाउंट में पैसे पूरे के पूरे वापस आ जाएं। ठीक है, अगर आपके यहाँ फॉर्म गलत हो गया अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड, तो फिर पैसे नहीं आते। अदरवाइज आपने जितने का भी फॉर्म भरा है ना, बढ़िया चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा आपसे शुरू में पैसे लिए जाते हैं, बाद में जब आप स्टेज 1 के लिए अपीयर कर लोगे, आपको पैसे लौटा दिए जाते हैं। फिर क्या है, फिर आपसे सारी की सारी अदर डिटेल्स भर दी आपने, पर्सनल डिटेल्स भर दी। अब आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, आप क्वालिफाइड हो, मैट्रिकुलेशन मतलब क्लास 10th की डिटेल भरी गई। फिर यहाँ पे क्लास 10th के बाद ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट की डिटेल आप यहाँ पे भरोगे, इस तरीके से। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आपने भर दी सारी की, हमारा जो 10th क्लास है, 10th क्लास का रोल नंबर ये है, स्टेट बोर्ड ये है, डिस्ट्रिक्ट ये है, डेट ऑफ रिजल्ट ये है, ये सारा का सारा भरा जाता है। इसीलिए ना अपनी मार्कशीट लेके बैठना फॉर्म भरने के टाइम पे। फिर बैचलर डिग्री आपने कहाँ से करी है, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी गई, तो सारी की सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने भर दी। ठीक है भैया, थर्ड स्टेप भी हो गया। देखो कितनी आसानी से होता चला जा रहा है। बस जो जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर ध्यान रखना। फिर आता है अपलोड करो अपने प्रोफाइल के डॉक्यूमेंट्स को। इसमें क्या आता है, इसमें आता है सिर्फ आपकी फ़ोटो और आपका साइन। अच्छा, मैंने बहुत ही एक्यूरेट फ़ोटो और साइन डाला है यहाँ पे। जो आप लोग कंफ्यूज होते हो ना कि फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो फॉर्म रिजेक्ट होने का स्टेप यहाँ पे आता है। पता है बच्चे कैसी फोटो डालते हैं, या तो टोपी पहने हुए हैं या तो चश्मा लगाए हुए हैं। आप इसकी फोटो देखो, इसकी फोटो वाइट बैकग्राउंड में है, कितनी क्लियर है, मतलब सारे फीचर्स कितने क्लियर आ रहे हैं निकल के। ऐसा नहीं है चश्मा पहना है या चश्मा पहना है या तो फिर इन्होंने शेड्स लगाए हैं, गॉग्स लगाए हैं, कुछ ऐसा नहीं है, टोपी लगाई है, कुछ नहीं है। और बैकग्राउंड में ऐसा नहीं है कि दीवार में बहुत ढेर सारी डिज़ाइनें बनी है, नहीं। प्रॉपर जाओ फोटोग्राफर के पास, या फिर आपके पास कोई फ़ोटो भी हो, ऐसी फोटो खिंचाना जिसमें बैकग्राउंड पूरा क्लियर हो, वाइट हो। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड, देखो लिखा है कोई भी कलर बैकग्राउंड नहीं अलाउड है। और आपकी जो फोटो है वो 6 महीने तक, प्रेफरेबली 6 महीने तक ही रखो। बहुत से लोग ना डाल देते हैं, पहले की फोटो खिंचाई है, 4-5 साल पहले की, पहचान में भी नहीं आ रहे हैं, वो वाली फोटो डाल देते हैं, वो मत डालो। ये सब रीज़न होते हैं बाद में फॉर्म रिजेक्शन के। जो आपकी फ़ोटो का साइज़ है, मैं बताऊँ, सीधे जाओ, जो आपके ये फोटोग्राफर्स नहीं बैठे रहते हैं छोटे छोटे शॉप्स में, वहाँ पे अंदर जाओ, कह दो भैया पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खींचो और फ़ोटो का साइज़ ये रखो। आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। फ़ोटोग्राफ का साइज़ 30 KB से 70 KB के बीच में रखना, मुझे अपना फॉर्म भरना है। बस वो यही करके आपको एग्जैक्ट दे देगा आपके पेन ड्राइव में या फिर मेल में आना, तुरंत यहाँ पे आप फ़ोटो को अपलोड कर देना। कोई रिस्क मत लेना इस स्टेप के संग। ठीक है, अब देखो साइन है, बहुत से लोग साइन ऐसे करते हैं, देखना भी ऐसे करके। ये सब साइन मत करना, प्रॉपर अपना नाम लिखना शुद्ध तरीके से, जैसे होता है क्लैरिटी के साथ। ये करने के बाद फिर आप सेव कर देना। जैसे ही आप सेव करोगे, आपका ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया। 5 स्टेप में से 4 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब 5th स्टेप बच्चा है प्रेफरेंस। 5th स्टेप बचता है प्रेफरेंस। देखो हम प्रयागराज ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, अब हमें सेलेक्ट करना है पोस्ट। ठीक है, एक चीज़ हम शुरू में ही सेलेक्ट कर चुके थे, अब यहाँ पे हम पोस्ट सेलेक्ट करनी है। 4 आप सेलेक्ट करोगे, जो भी आपकी फेवरेट है। जैसे जो इस बच्चे ने फॉर्म भरा है, इसने क्या किया है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, गुड ट्रेन मैनेजर। इसमें देखो टाइपिंग नहीं मांगी जाती है, इस वजह से ज़्यादातर लोग पहले उसको प्रेफरेंस में डाल देते हैं जिसमें टाइपिंग नहीं मांगी जाती है। एनसीआर जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, फिर टाइपिस्ट वाली पोस्ट डाली, फिर टाइपिस्ट वाली डाली। तो इनको ये 4 इनकी फेवरेट पोस्ट थी, इन्होंने सीक्वेंस में डाल दिया है। अहम स्टेप है, ध्यान से देख के करना। ठीक है, ये प्रयागराज आप ऑलरेडी पहले सेलेक्ट कर चुके थे, यहाँ पे पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई करोगे वो सेलेक्ट कर लेना। 4 पूछी जाती, 4 आपने ऐसे भर दिया एज इट इज़। ठीक है, एक बार आपने ये भर दिया तो फिर क्या होगा, ऐसी स्क्रीन खुल के आ जाएगी, आपको इस बॉक्स में टिक करना है। ठीक है, कि हमने सारे पोस्ट प्रेफरेंसेस देख लिए हैं। फिर जो थर्ड वाला स्टेप है ना, आई अग्री टू रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड
टू शेयर माई फाइनल स्कोर इन द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विद गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। इस पर टिक कर देना, ठीक है। तो इस पे और इस पे आप टिक करना। देखो यहाँ पे आपका साइन भी अपने आप जो आपने किया है आ गया। फिर आप क्या करोगे, फिर यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना। सेव करने के बाद एक बार अपना जो पूरा का पूरा एप्लीकेशन आपने भरा है, 5 स्टेप है, सारे के सारे स्टेप प्रीव्यू कर लेना। जब आप प्रीव्यू करोगे आपके पास सारी लाइंस लाइन से आ जाएंगी, आपको पूरा दिख जाएगा कि आपने जो पोस्ट सेलेक्ट करी है, जिस तरीके से किया है, पूरा नाम एड्रेस सब कुछ आ जाएगा, पूरा प्रीव्यू। जैसे आप प्रीव्यू का मतलब क्या होता है कि भाई फाइनल सबमिशन से पहले एक बार हम पूरा फॉर्म एक साथ देख लें। आपने प्रीव्यू वाली चीज़ कर दी। इसके बाद इस डब्बे पे ज़रूर टिक करना, आई हैव रीचेक द अबव डिटेल्स। रीचेक्ड का मतलब, क्यों इसमें रीचेक वर्ड क्यों यूज़ हुआ है समझो। रीचेक का मतलब ये है कि भाई एक बार तो हमने ध्यान से पूरा फॉर्म भरा, उसके बाद जब मैंने पूरा का पूरा फॉर्म प्रीव्यू किया तो मैंने अपना जो डिटेल्स है उसको दोबारा से चेक किया, इसीलिए बोला जा रहा है रीचेक कर लिया मैंने डिटेल्स। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक हमारा समझ में आ गया सारी चीज़ें, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है भाई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मतलब अगर गलती से आपका कुछ एडिट हो, गलत है, आप उसको एडिट कर लो, तो एक एक चीज़ ये मत सोचना कि हमने एक बार देखा है और फिर हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। रीचेक इसीलिए कराया ही जाता है भाई, ह्यूमन बीइंग है, गलती होना जाहिर सी बात है ना। तो इसको ज़रूर ध्यान से देखना। उसके बाद आपसे बोलेगा सबमिट, और यहाँ पे क्लियरली दिया गया है कि एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन। आपने एक बार जमा कर दिया, उसके बाद आप करेक्शन नहीं कर पाओगे। इसी वजह से प्रीव्यू अच्छे से करना, फिर सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपसे पेमेंट पूछेगा, ठीक है। ओबीसी जनरल इन सब का 500 रुपये पेमेंट है, ठीक है। ये बच्चा ओबीसी कैटेगरी से था, इस वजह से इसका 500 पेमेंट आया है, इसने पूरा 500 का पेमेंट कर दिया। अब ये अगर इसने फॉर्म देने ये गया तब तो इसके अकाउंट में 400 रुपये वापस आ जाएंगे। बाय चांस अगर इसने फॉर्म स्टेज 1 में अपीयर ही नहीं हुआ तो 500 रुपये वापस नहीं आएंगे, पूरे चले गए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसलिए रखा है ताकि आप इनकरेज हो एग्जाम देने के लिए, क्योंकि सोचो इतने लाखों बच्चे फॉर्म देते हैं, सब आते ही नहीं है देने, इस वजह से ये स्टेप रखा है। ठीक, तो ये हमारा हो गया, आपने सबमिट कर दिया। और आपने जब सबमिट कर दिया तो यहाँ पे ऐसे लिख के आ जाता है, क्या लिख के आ गया, यस आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से इसको अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। तो एक एक स्टेप मैंने अपने साइड से कोशिश करी है, मैं आपको प्रॉपर क्लैरिटी के संग बताऊं, और यहाँ पे छोटा से वीडियो में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आ गई होगी। मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना कि क्लैरिटी एकदम बढ़िया से आ गई कि नहीं इस वीडियो के लिए। और हम एसएससी लैब पे सिर्फ फॉर्म भरते नहीं हैं, प्रिपरेशन भी करते हैं। मतलब फॉर्म तो हमने भर लिया, अब बारी आती है कि मैडम जी ये बता दीजिए कि तैयारी कैसे करनी है। जितने भी बच्चे इस देख रहे हैं वीडियो को, ध्यान से सुनो, आप तैयारी कैसे करोगे। आपको सिर्फ एक टाइम अपने दिमाग में याद रखना है, और वो टाइम है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय। 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय, आपको सिर्फ इस समय को याद रखना है, बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। मैथ्स आपकी सुबह 9 बजे होगी, जीके जीएस अमन सर कराएंगे सुबह 10 बजे, रीजनिंग स्वप्निल मैम कराएंगी सुबह 11 बजे, उत्कर्ष सर 9 बजे मैथ्स कराएंगे। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 9 बजे से 10 बजे तक, 10 बजे से 11 बजे तक, और 11 बजे से 12 बजे तक, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारा आरआरबी का बैच चल रहा है। ये बैच हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रहा है, एसएससी लैब पे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ताकि अगर कोई भी एक्स्ट्रा वीडियो, स्ट्रैटेजी कुछ भी आए तो आपसे मिस ना हो। हमने देखो एसएससी सीजीएल में बहुत सिलेक्शन दिए, और हमने ठान लिया है कि हम रेलवे में गजब के सिलेक्शन देंगे। और अगर हमारी टीम कुछ ठानती है, लैब की टीम, तो वो हम करके दिखाते हैं। आपको ये सब पता होगा जो हमसे जुड़ा है। तो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आप याद कर लो, रट लो इस समय को, ठीक है। कल सुबह 9, 10, 11 कल ही से ये होगा, ऐसा नहीं है कि बहुत समय है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। आई होप कि इस वीडियो ने आपको फ़ायदा दिया होगा, और आप इस वीडियो को खूब शेयर करिए, ताकि लोग जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं वो गलत ना भरें, ठीक है। थैंक यू सो मच।